हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। अभी तक आप यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू भारत में पेमेंट रिसीव कर सकते थे, लेकिन अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का यूपीआई आईडी है तो आने वाले टाइम में आप फॉरेन रेमिटेंसेस या फॉरेन पेमेंट्स को भी भारत के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा पाएंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इंडसइंड बैंक का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई ये यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जो कि डिफरेंट टाइप की बैंकिंग सर्विसेज और फीचर्स को एक अम्ब्रेला के अंडर मर्ज करता है। यानी कि अगर हम सरल भाषा में समझें तो अगर आपके पास एक यूपीआई आईडी है और पिन है, तो सिर्फ इन्हीं दो चीजों के द्वारा आप पैसे को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आपको किसी को पैसा भेजना है तो आपको उसका अकाउंट नंबर चाहिए होता है, अकाउंट टाइप चाहिए होता है, इसके अलावा आईएफएससी कोड चाहिए होता है, उसका बैंक नेम चाहिए होता है। लेकिन यूपीआई के द्वारा अगर आपके पास किसी का फोन नंबर है या उसका यूपीआई आईडी है तो आप उसको पैसा भेज सकते हैं। और सिमिलरली किसी के पास अगर आपका यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर है तो वो आपको पैसा भेज सकता है। और इससे जो पैसा ट्रांसफर होता है वो रियल टाइम बेसिस पे होता है, यानी कि अगर आप अभी किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे, राइट अवे उसके अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई यूपीआई को स्टार्ट किसने किया था, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि एनपीसीआई के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर के यूपीआई को इनिशिएट किया था। और एनपीसीआई वही कंपनी है जो कि रूपे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मैनेज करती है। जैसे कि आपने सुना होगा वीजा और मास्टर कार्ड, सिमिलरली भारत का रूपे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको कि एनपीसीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है। यह अलाउ करता है डिफरेंट बैंक्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके फंड ट्रांसफर करने के लिए। इसके अलावा आपने इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के बारे में सुना होगा। जब भी अगर आप किसी भी नेट बैंकिंग को यूज करके पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे आप ऑप्शन देखते होंगे एनईएफटी, आरटीजीएस, सिमिलरली आईएमपीएस भी एक ऑप्शन होता है। तो वो भी एनपीसीआई का एक इनिशिएटिव है। और यूपीआई को आईएमपीएस का एक एडवांस्ड वर्जन कहा जाता है। और यूपीआई को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट ऐप आती हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, फ्री चार्ज, मोबीक्विक, पेटीएम या कुछ और अन्य ऐप भी हैं जिसके द्वारा आप यूपीआई आईडी और पिन के द्वारा किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो अभी तक अगर आपको भारत के बाहर से अपने अकाउंट में पैसा मंगवाना होता था तो उसके लिए आप यूपीआई यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि इंडसइंड बैंक ने एनपीसीआई के साथ एक टाई अप किया है और इसके द्वारा अब आप क्रॉस बॉर्डर भी अगर कोई पैसा मंगवाना चाहते हैं अपने अकाउंट में तो आप यूपीआई आईडी यूज कर सकते हैं इंडसइंड बैंक का। और इस इनिशिएटिव के साथ इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक हो गया है जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स या एनआरआई रेमिटेंसेस के लिए जिसने यूपीआई को एक्टिवेट किया है। और ये अरेंजमेंट काम कैसे करेगा, इसमें जो मनी ट्रांसफर ऑपरेटर होते हैं जैसे कि पेपैल, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, ये इंडसइंड बैंक के चैनल को यूज करेंगे एनपीसीआई के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, जिसपे कि ये वैलिडेट की जाएगी आपकी ट्रांजेक्शन। और उसके बाद वैलिडेशन के बाद ये बेनिफिशियरी अकाउंट यानी कि जो भी इंडसइंड का आपका अकाउंट होगा उसमें ये पेमेंट आ जाएगी। और टू बिगिन विद अभी के लिए इंडिया इंडसइंड बैंक ने थाईलैंड के साथ इसको स्टार्ट किया, यानी कि थाईलैंड से अगर आपको कोई पैसा मंगाना है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस है, तो वो आप यूपीआई के द्वारा अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने डी मनी जो एक थाईलैंड की कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है। और डी मनी के बारे में अगर बात की जाए तो ये थाईलैंड बेस्ड एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो कि मनी ट्रांसफर और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके द्वारा आप अगर कोई भी व्यक्ति थाईलैंड से भारत में पैसा भेजना चाहता है तो वो डी मनी की वेबसाइट पे जा सकता है और वहां पे वो यूपीआई आईडी जो भी बेनिफिशियरी उनका भारत में है उसका यूपीआई आईडी डाल के पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है बहुत ही आसान तरीके से। और अभी तक ये थाईलैंड में शुरू किया गया है, लेकिन इंडसइंड बैंक का प्लान है कि आने वाले टाइम में ये और भी कंट्रीज में अपने पार्टनर्स को ऐड करेगा ताकि दूसरे कंट्री से भी यूपीआई आईडी यूज करके पैसा मंगवाया जा सके भारत में।
और इससे क्या होगा कि जो भी हमारे एनआरआई हैं या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर रह रहे हैं, वो अपने लोकल अकाउंट जो कि नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स हैं उसमें पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे, या अपने फैमिलीज या रिलेटिव्स के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें इंडसइंड बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इन्होंने 45% की नेगेटिव रिटर्न दी है, और पिछले 1 साल में इनकी रिटर्न ना के बराबर है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट बोल सकते हैं। और पिछले 3 महीने में इनका शेयर लगभग 26% गिरा है। तो यानी कि पिछले लंबे समय से इन्होंने अपने जो शेयर होल्डर हैं उनको डिसअपॉइंट किया है। और इनमें जो मेजर गिरावट आई थी अभी हाल फिलहाल में, वो तब आई थी जबकि एक विसल ब्लोअर ने इनके ऊपर आरोप लगाया था कि इनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने बिना मर्जी के लोगों को 84,000 लोन डिसबर्स किए हैं। तो आप इस टॉपिक को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है इंडसइंड बैंक का, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कार्ड पे भी लगा दूंगा। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स की बात की जाए तो नवंबर एंड में शेयर खान ने इसका टारगेट 1340 दिया था, और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 1317 देते हैं, हायर साइड पे 1751 और लोअर साइड पे 1012। और जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 855 के आसपास हुई है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभी अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी बहुत नीचे पे अवेलेबल है, यानी कि इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस देखें तो एक लार्ज कैप बैंक है, 66,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो और पीबी रेशो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, यानी कि वैल्यूएशन इसका इनके पीयर्स के मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी शेयर में अच्छी खासी गिरावट आई है। थोड़ी रिटर्न ऑन इक्विटी लोअर साइड पे है, बट अदरवाइज कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बैंक का शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस पे लगता है। सिर्फ एक ही चिंता की बात है कि जो गवर्नेंस के इशू निकल के आए थे, क्योंकि जो विसल ब्लोअर ने जब आरोप लगाया उसके बाद बैंक ने माना कि हाँ इनसे 84,000 लोन्स गलती से डिस्पर्स हो गए थे, जो कि एक टेक्निकल एरर था, और 2 दिन बाद उसको फिक्स भी कर लिया गया। लेकिन बैंक ने ये विसल ब्लोअर के आरोप लगाने से पहले खुद से अगर डिस्क्लोज किया होता तो लोगों का विश्वास ज्यादा होता। लेकिन उसके बाद लोगों को डर लग रहा है कि कहीं गवर्नेंस इशू ना चल रहे हैं, और जैसा कि आजकल आरबीएल में प्रॉब्लम हुई है और दूसरे बैंकों में पीछे प्रॉब्लम हुई है, तो लोग थोड़े से गवर्नेंस इशू को लेकर के घबराए हुए हैं। अदरवाइज अगर कोई गवर्नेंस इशू नहीं निकल के आता तो इसका प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो आप करंट प्राइस पे या कोई भी गिरावट पे इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। ये आने वाले टाइम में यहाँ से कम 20% की रिटर्न, और अच्छा चले तो ये ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है 1 से 1.5 साल के बीच में। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।